नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 6 ऊतक यानी कि टिश्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 30 रहने वाली है। एपिसोड नंबर 28 है और आज के एपिसोड नंबर 28 के साथ में अध्याय नंबर 6 टिश्यू का आपका ये समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको क्लास 10th एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है और 9th क्लास का एनसीईआरटी आपका चल रहा है। 4 से 5 क्लासेस और लगेंगी क्लास 9th एनसीईआरटी को ख़त्म करने में। इसके अलावा कल आप लोगों का सिर्फ एक क्लास होगा और इसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 3 मई को होगी। कुछ कारणवश हम क्लास बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, तो आपका कल एक क्लास होगा दिन में सवेरे और इसके बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 3 मई को होगी शाम में। तो इस चीज़ को सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इधर हम थोड़ा बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका टेलीग्राम में भी आपका जो रिप्लाई वगैरह है वो ना दे पाएँ, तो उसके लिए खेद रहेगा हमें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 28 है और साथ में आज शाम में 9 बजे सभी लोग रेडी रहिएगा। आज शाम में 9 बजे क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल का लास्ट चैप्टर आएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल का लास्ट चैप्टर के जो कुछ प्रश्न हैं वो आज हम आपको करा देंगे, तो क्लास 10th एनसीईआरटी भी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर जो 9th एनसीईआरटी है वो भी आपका हम 3 मई के बाद कराएंगे। चलिए प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस जीव में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है? कमेंट कीजिएगा पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा। प्रश्न है कि एक ही कोशिका द्वारा गति भी की जाए, भोजन भी करने की क्रिया भी की जाए, श्वसन क्रिया भी की जाए, उत्सर्जन क्रिया भी की जाए। तो ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, ऐसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यहाँ पर बात करें एक कोशिकीय जीव की तो मेढक, फ्रॉग, केचुआ, अर्थवर्म, अमीबा। तो 3 विकल्प आपके सामने हैं। मेढक और केचुआ की बात करें तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ए और बी तो आपका आंसर होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका अमीबा हो जाएगा। अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। आइए थोड़ा सा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ले, जिससे परीक्षा दृष्टि में कोई भी प्रश्न अगर आपको आएगा तो यहाँ से वो छूटेगा नहीं। एक कोशिकीय जीव होते क्या हैं? तो एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें सभी जो मौलिक कार्य होते हैं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने हैं। अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लेना, कैल्मेडोमनास, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसलिए आपको इन सभी को ध्यान रखना है। तो एक कोशिकीय जीव के कौन कौन से उदाहरण आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? अमीबा, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, इसके अलावा कैल्मेडोमनास, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो प्लाज्मोडियम भी ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय जीव में आता है। तो प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर होता है, ये एक कोशिकीय परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, मलेरिया का कारण बनता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है जो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से आप याद रख सकते हैं, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय में आ जाएंगे ये सभी। और यूकैरियोट्स के बारे में कल हमने देखा था कि यूकैरियोट्स में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो झिल्ली के द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। चलिए बहुकोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। बहुकोशिकीय जीव की अगर हम बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण सामान्यतः पौधे, जानवर और कवक होते हैं, फंगस होते हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण आपको स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में 10th में मेंशन किया गया है, तो बहुकोशिकीय जीव होता है स्पाइरोगायरा। इसके अलावा मेढक, केचुआ हमने देख लिया, बाकी पौधे, जानवर और कवक ये बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखना आपको कि सभी जो कवक होते हैं, सभी फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं सभी कवक। लेकिन जो ईस्ट होता है, ईस्ट भी फंजाई होता है, लेकिन ईस्ट जो है एक कोशिकीय होता है, तो ईस्ट एक कोशिकीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त, फ्लोएम और पेशी किसके उदाहरण हैं? ब्लड, फोलेम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ।
कोशिका के हैं, अंगक के हैं या ऊतक के हैं? कमेंट कीजिएगा। रक्त, फ्लोएम और पेशी किसके उदाहरण हैं? तो कोशिका की बात करें तो कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, और अंगक हमने पिछली क्लास में देख रखा है। ऊतक की बात करें टिश्यू, तो टिश्यू के अंतर्गत ये सभी आते हैं। रक्त, फ्लोएम और पेशी, ब्लड, फ्लोएम और मसल्स जो है ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं ऊतक के, टिश्यू के। और ऊतक टिश्यू होते क्या हैं? तो सेल्स के समूह होते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है जिसको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, एक विशेषीकृत प्रकार्य होता है या कार्य होता है, और उसी विशेष को कार्य करने के लिए वो ऊतक होता है। जैसे ब्लड ऊतक, फ्लोएम ऊतक और पेशी ऊतक, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पादप के किस ऊतक को बढ़ते ऊतक के रूप में जाना जाता है? किस पादप ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है? तो पादप ऊतक में अगर हम बात करें तो कौन सा है? ऑप्शन ए है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। ऑप्शन बी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक। ऑप्शन सी है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर आपसे पादप ऊतक में पूछा जा रहा है। पादप ऊतक में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के ऊतकों को हमें पढ़ना होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक या विभाज्योतक ऊतक, इसमें मेंशन नहीं है, और परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। तो दो प्रकार के ऊतक पढ़ने होते हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभाज्योतक होता है, ये ग्रोइंग टिश्यू होता है, बढ़ते ऊतक के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका पहले नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। आगे आपको दोनों के बारे में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभाज्योतक ऊतक है। विभाजित होता रहता है, तो विभाजित होता रहता है तो इसमें परिवर्तन होता रहता है, ग्रोइंग टिश्यू कहलाता है, बढ़ते हुए ऊतक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पादपों में विभाज्योतक ऊतक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनके बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभाज्योतक ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये मृत ऊतक होते हैं और कांट में परिवर्तित होते हैं, पहला ऑप्शन है। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। तो विभाज्योतक ऊतक के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो चौथे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं ये मृत ऊतक नहीं होते हैं, ये जीवित ऊतक होते हैं। जीवित ऊतक होते हैं, ग्रो करते रहते हैं, अभी हमने देखा था वृद्धि करते रहते हैं, तो ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं, तो ये जीवित होते हैं। जीवित रहेंगे तभी तो ग्रो कर पाएंगे। तो पहला विकल्प आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, तो जो वृक्ष की छाल में होते हैं वो सामान्यतः मृत कोशिकाएं होती है या मृत ऊतक होते हैं। जो वृक्ष की छाल में, जिसे आपको याद होगा रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल की खोज की थी वो कहाँ पर की थी? कॉर्क में। कॉर्क जो है वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, मृत को सेल का बना होता है, ये हमने देखा था, डेड सेल का। तो यहाँ पर भी आपका मृत हो जाएगा, तो आपका विभाज्योतक तो होगा नहीं। और इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण, नाम में देखिए विभाज्य वर्ड लगा हुआ है, तो विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ये आपका चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों में विभाज्योतक का कार्य क्या है? इस बार 6 से 8 साइंस में जो है री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स? सिंपल सा सवाल पूछा गया था 6 से 8 साइंस में, 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये सवाल था। तो पौधों में विभाज्योतक का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, ग्रोथ, विकास प्रदान करना या सहायता देना। तो पौधों में विभाज्योतक का जो कार्य होता है ये होता है ग्रोथ करना या विकास करना। राइट आंसर आपका 5वें नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है इस बारे में। चलिए, इसके अलावा बात करें पौधों में वृद्धि जो होती है, यहाँ पे समझ लीजिए जो विभाज्योतक होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाज्योतक की बात करें तो पौधों में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के इन भागों में पाए जाने के कारण होता है। तो कुछ विभाजित ऊतक होते हैं, कुछ डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं पौधों में, और उन क्षेत्रों में वृद्धि पाई जाती है। ऐसे ऊतक को विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें 3 भाग में बांटा गया है। तो विभाज्योतक कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उस हिसाब से, पहला है शीर्षस्थ या एपिकल टिश्यू, पार्श्वीय या कैम्ब्रियम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
तीसरा है अंतर्विष्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतक 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ है, पार्श्वीय है जिसको कैम्ब्रियम भी बोलते हैं, और अंतर्विष्ट। 3 प्रकार के ये पाए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट इज ड्यू टू। तो ये आपको बताना है कि जो लंबाई बढ़ती है पौधों में, तने और जड़ों की जो लंबाई बढ़ती है, वृद्धि होती है, उसका क्या कारण होता है? क्या पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण ऐसा होता है, या अंतर्वेशी विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है, या शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो पौधों में तने और जड़ों की लंबाई में जो वृद्धि होती है, जब लंबाई की बात करेगा तब राइट आंसर आपका हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेम। तो 6ठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। और आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होते हैं जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंटेड द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये आपका एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दिया है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तने या मूल की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? द गर्थ ऑफ स्टेम्स और रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू। तो यहाँ पे गर्थ पूछा जा रहा है, गर्थ का मतलब होता है मोटाई। तो जैसे तना है तो तने की जो पूरी मोटाई है, परिधि आप समझ सकते हैं, या मूल, तो तने और मूल की स्टेम और रूट की जो गर्थ होती है, परिधि होती है या मोटाई होती है, वो किसके वजह से बढ़ती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर 7वें नंबर प्रश्न का है पार्श्व विभाज्योतक लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम जिसको कैम्बियम भी बोला जाता है, तो ये आपका जिम्मेदार होता है तने या मूल की परिधि में वृद्धि होने के लिए। तो गर्थ ऑफ स्टेम्स और रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू पार्श्व विभाज्योतक लेटरल मेरिस्टेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्विष्ट विभाज्योतक का काम क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का कार्य क्या होता है? तो ये पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं, या तो टहनी के जो पर्व इंटरनोड्स होते हैं कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो पत्तियों से संबंधित जो ग्रोथ वगैरह होता है या कार्य होता है वो अंतर्विष्ट विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ध्यान रखिएगा, पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में, जिनको इंटरनोड या नोड बोला जाता है, कि दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये आपको 3 चीज़ें क्लियर हो गई। पहला आपको था यहाँ पर कि जब आपसे पौधों में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का कारण पूछेगा तो शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेम। जब आपसे तने या मूल की परिधि में वृद्धि का कारण पूछेगा तो आपका राइट आंसर पार्श्व विभाज्योतक लेटरल कैम्बियम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि पत्तियों के आधार में या टहनी में कौन उपस्थित होता है, तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में जो ग्रोथ होगा वो अंतर्विष्ट विभाज्योतक के कारण होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा होगा। 8वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बारे में सही है? तो ये भी प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया है, मिलता जुलता प्रश्न आपका टीआरई में पूछा गया है। तो कौन सा अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बारे में सही है? ये विभाजित होने की क्षमता रखते हैं, विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के इसको अस्थायी कर लीजिएगा, इसको अस्थायी कर लीजिएगा, अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो विभाज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। क्या आंसर होगा यहाँ पर बताइएगा परमानेंट टिश्यूज़ का? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो विभाजित होने की क्षमता की अगर हम बात करें तो विभाजित होने की क्षमता ये नहीं रखते हैं। विभाजित होने की क्षमता किनकी होती है? तो विभाजित होने की क्षमता जो रहती है वो विभाज्योतक ऊतक की रहती है। तो विभाज्योतक ऊतक जो रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, वो विभाजित होने की क्षमता वो रखते हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं परमानेंट टिश्यूज, तो इसीलिए परमानेंट हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। विभाज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, ये भी आपका सही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं वही अंत में क्या बन जाते हैं? अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो जो विभाज्योतक होते हैं वो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण कर लेंगे और जब अस्थायी ऊतक बन जाएंगे तब उनमें विभाजित होने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो 8वें में राइट आंसर आपका बी और सी है, इस वजह से आपका राइट आंसर डी है। तो 8वें में याद रखिएगा इस प्रश्न को।
बढ़िया प्रश्न है और इस प्रकार से मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अस्थायी ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं। विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने का जो क्रिया होती है उसको हम विभेदीकरण कहते हैं। तो आपसे अगर विभेदीकरण पूछे कि पौधों में विभेदीकरण क्या होता है, तो विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि विभाज्योतक से अस्थायी ऊतक बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम डिफरेंशिएशन विभेदीकरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक आधारीय पैकिंग ऊतक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऊतक है जो आधारीय पैकिंग ऊतक के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर जो है चीज़ें हैं खाने पीने की वो स्टोर होती हैं पौधों में, किस ऊतक में स्टोर होती हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्लोरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। 3 प्रकार के हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऊतक है जो आधारीय पैकिंग ऊतक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर है पैरेनकाइमा। ऑप्शन बी आपका 9 नंबर प्रश्न में राइट आंसर है। पैरेनकाइमा क्या होता है, तो पैरेनकाइमा की बात करें तो कोशिका के जो कुछ परतें होती हैं वो ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें हम पैरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। तो पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य क्या होता है, ये आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। ये अस्थायी प्रकार का ऊतक है और एक जीवित ऊतक भी है। यह जीवित कोशिका का बना होगा और प्रायः बंधन मुक्त होता है। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं में मध्य खाली स्थान ज़्यादा पाया जाता है। तो मध्य स्थान खाली पाए जाने के कारण इसमें भोजन का भंडारण होता है और यह ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है। भोजन का भंडारण भी इसमें मध्य खाली स्थान ज़्यादा पाया जाता है। तो ऊतक की कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान पाए जाने के कारण ये भोजन का भंडारण भी कहता है। भोजन का भंडारण करने के कारण इसको आधारीय पैकिंग ऊतक के रूप में आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 9 में बी है। अगला प्रश्न आपके सामने है 10वां नंबर प्रश्न। कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे ऊतक को हम क्या बोलते हैं, तो कुछ पैरेनकाइमा ऊतक ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे ऊतक को हम क्या नाम देते हैं, तो क्लोरोफिल से आप याद कर लीजिए, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल में देख लीजिए इससे रिलेटेड कौन सा शब्द लग रहा है, तो क्लोरो वर्ड है। तो क्लोरे वर्ड यहाँ पे आपको मिला, यहाँ कोलेन मिला, यहाँ एरेन मिला। तो ये भी नहीं है। क्लोरो से क्लोरेन आप जो है जोड़ सकते हैं संबंध। तो क्लोरेनकाइमा याद करने का आसान तरीका। तो क्लोरोफिल किस में होगा, क्लोरेनकाइमा में होगा। राइट आंसर 10वें नंबर प्रश्न का ए है। इसको हम हिंदी में हरित ऊतक कहते हैं। तो हरित ऊतक क्लोरेनकाइमा को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक पौधे में लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी का कारण बनता है और पौधे को यांत्रिक सहायता मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। क्या ऑप्शन होगा, आंसर होगा 11वें नंबर प्रश्न का। तो कौन सा पादप ऊतक है जो पौधे में लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी का कारण होता है, पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पौधे की जो टहनियाँ होती है वो लटकती रहती है लेकिन टूटती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसके वजह से संभव होती हैं, तो ये संभव होती हैं कोलेनकाइमा की वजह से। तो राइट आंसर आपका 11 में बी है। तो कोलेनकाइमा का फंक्शन याद रखिएगा, लचीलापन पौधों में इसी के कारण होता है और ये यांत्रिक सहायता भी मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है पौधों को। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी डेड होती हैं और यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो निम्नलिखित में से किस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं और यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ये आपको बताना है, स्क्लेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है या क्लोरेनकाइमा है। तो क्लोरेनकाइमा या कोलेनकाइमा की बात करें तो ये जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा कि कौन सा ऊतक है जो मृत होता है और पौधों को कठोर और मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो कठोर और मजबूत बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। राइट आंसर आपका 12 नंबर में ए है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का सिंपल सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। जो नारियल का रेशा युक्त छिलका होता है, नारियल का जब हम उसका छिलका उतारते हैं तो रेशे जैसा होता है। तो जो रेशे जैसा युक्त छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना है। 13 नंबर प्रश्न बताइए क्या आंसर होगा। तो कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य होता है कि जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना। तो कोशिका की परत के बारे में यहाँ से आपसे सवाल है। कोलेनकाइमा है,
एपिडर्मल है या एपिडर्मिस है। तो कोलेनकाइमा तो परत होती नहीं है, ये ऊतक होता है। एपिडर्मल यहाँ पर जो है सेल है, कोशिका है। तो यहाँ पर कोशिकाओं की परत पूछी गई है, तो कोशिकाओं की जब परत आपसे पूछेगा तब एपिडर्मिस आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोशिका की कौन सी परत होती है, तो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करना, नहीं तो पादप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 13 नंबर प्रश्न में राइट आंसर सी है। कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। तो एपिडर्मिस मोटा क्यों होगा शुष्क स्थानों पर, क्योंकि वहाँ पर जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। इस वजह से जल को बचाने के लिए पौधों में या पत्तियों में जल रहे, इस वजह से पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती। कहाँ पे, शुष्क स्थानों में। और ये सबसे बाहरी परत होगी जो सुरक्षा प्रदान करती है। यह जल की हानि कम करके पौधों की रक्षा करती है। तो जल की हानि कम करके पौधों की रक्षा करती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। एपिडर्मल कोशिका की बात करें तो एपिडर्मल कोशिका, एपिडर्मल सेल क्या होता है, तो ये पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी परत बनाती है। तो पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसा जो जल प्रतिरोधी परत बनती है वो एपिडर्मल कोशिका की बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा ये करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एपिडर्मल कोशिका का फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, तो कुछ एपिडर्मिस से मिलता जुलता है, बट ये कि ये कोशिका के रूप में कार्य करती है। मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाएगी जिससे जल का उत्सर्जन ना हो पाए, बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उतना ही हो पाए। और जल हानि के विरुद्ध ये यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा भी करती है। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से, एपिडर्मिस के माध्यम से या रूट्स के माध्यम से। तो कमेंट कीजिएगा वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, ट्रांसपिरेशन। तो 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये स्टोमेटा या रंध्र जिसको बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन होता क्या, तो सिंपल में आप ये समझिए कि जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो होता है वाष्प के रूप में पानी का निकलना। तो वाष्प के रूप में पानी का निकलना, और ये प्रक्रिया पौधों में होती है। तो पौधों में वाष्प के रूप में पानी निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और यह क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पत्ती की एपिडर्मिस में, जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा की बात करें तो इनको 2 ब्रिक के आकार की, यानी किडनी के आकार की, किडनी कैसा होता है कुछ मतलब किडनी के आकार का कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। रक्षी मतलब गार्ड सेल्स कहते हैं। ये हमने क्लास 7th एनसीईआरटी में भी देख रखा है। तो स्टोमेटा को जो है प्रोटेक्ट कौन करता है, तो 2 ब्रिक के आकार की कोशिकाएं, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं गार्ड सेल्स कहते हैं। और इन गार्ड सेल्स का काम होता है दिन में ओपन हो जाना, रात में बंद हो जाना, जिससे जो प्रक्रिया है एक्सचेंज की, गैसियस एक्सचेंज की, वो होती रहे। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं, वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, उसी के वजह से आदान प्रदान सुनिश्चित हो पाता है। वायुमंडल से पत्तियों में गैस का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, तो स्टोमेटा के द्वारा ये भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल से पत्तियों में गैस का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा, और साथ में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी जो है स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। कमेंट कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिस गैस की आवश्यकता होती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए और किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग एक बार। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का नन ऑफ दीज है। तो राइट आंसर यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पादपों में बाह्य त्वचा पर डैश नामक मोटा मोमी आवरण उपस्थित होता है। मोम, वैक्सी कह सकते हैं। वैक्सी एक लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो मरुस्थलीय पादपों में
बाह्य त्वचा पर, तो पादपों के बाह्य त्वचा पे एक जो है लेयर होता है, मोटा सा मोमी आवरण उपस्थित होता है, वो उसको हम क्या नाम देते हैं? क्यूटिन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं या सुबेरिन कहते हैं? तो क्यूटिन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं या सुबेरिन कहते हैं? तो मरुस्थलीय पादपों में बाह्य त्वचा पर जो मोटा मोमी आवरण होता है, वैक्सी लेयर होता है, उसको हम नाम देते हैं क्यूटिन। तो क्यूटिन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। लिग्निन जो है इसका संबंध, अभी हमने नारियल का जो रेशेदार छिलका देखा था, तो नारियल का जो रेशेदार छिलका होता है जो है, उससे आपने देखा रस्सी वगैरह भी बनाया जाता है, तो उसमें लिग्निन उसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुबेरिन अभी आगे आएगा। तो मरुस्थलीय पादपों में ये जो आंसर है आपका क्यूटिन हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, यानी जल को जाने नहीं देता है, तो जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, इसका लेप होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन पाया जाता है, बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन पाया जाता है, जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, इसका लेप होता है। क्यूटिन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। तो क्यूटिन का कार्य भी देख लीजिए, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकना इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो यूपीएससी के सवाल को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है क्योंकि आपसे रिलेटेड था इस चैप्टर से। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन डिजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस, यानी जल का नुकसान ना हो उसके लिए पौधों में कौन कौन से रूपांतरण होते हैं प्राकृतिक रूप से? कठोर और मोमी पर्ण हो जाते हैं, हार्ड और वैक्सी लीव्स हो जाते हैं, लघु पर्ण हो जाते हैं, टाइनी लीव्स हो जाते हैं, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र के हिसाब से पूछा जा रहा है। पर्ण की जगह कांटे आ जाते हैं, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें जल ह्रास को रोकने के लिए कठोर और मोमी पर्ण आ जाते हैं, हार्ड और वैक्सी लीव्स आ जाते हैं, क्यूटिन का इन पे लेयर होता है, ये हमने देख लिया। ऊपर लघु पर्ण होते हैं, टाइनी लीव्स होते हैं, तो अपने आप को जो है वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए जो पौधे होते हैं उनमें टाइनी लीव्स होते हैं, ये भी आपका सही है। पर्ण की जगह कांटे, आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें पत्तियों की जगह पर क्या होते हैं? कांटे जैसे होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो तीनों ही यहाँ पर मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूपांतरण होते हैं मरुस्थलीय पौधों में। तो स्थलीय पौधों के मुकाबले जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें ये अंतर पाया जाता है। राइट आंसर आपका एक से अधिक है, सभी यहाँ पर आपके राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इसे गैस तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है? विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ कॉर्क ऑफ ट्री विच मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी आपके सामने है, ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन सी है क्यूटिन, सही कर लीजिएगा इसको। तो वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इसे गैस तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है, यानी कि गैस और जल उससे नहीं जा पाएंगे? कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होता, जो कॉर्क सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं, और मृत कोशिकाओं से जो है गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। हमेशा जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसीय विनिमय होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है उस केमिकल का क्या नाम है, सुबेरिन है, लिग्निन है या क्यूटिन है? तो क्यूटिन हमने देख लिया, लिग्निन भी जो है नारियल वाले छिलके में पाया जाता है, सुबेरिन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपका 18 में ए है, 18 में ए है, सुबेरिन यहाँ पर आपका राइट आंसर। सुबेरिन एक केमिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है कॉर्क सेल में, जो कि और इससे जो है गैस और वाटर का जो है इम्परवियस होता है, अभेद होता है, गैस और जल को आने नहीं देता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है। जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो जड़ों में एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं ये, और इनका काम होता है जड़ों की कुल अवशोषक सतह को बढ़ाना। तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिका का यह कार्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक का कार्य जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो किस ऊतक का कार्य होता है, फ्लोएम है या जाइलम है या स्क्लेरेनकाइमा है। तो आसान प्रश्न आपके लिए, आपने याद भी रखा है कि जा से जल जा से जाइलम। तो जा से जल जा से जाइलम, और जाइलम के साथ में जो है आपको ध्यान रखना है कि जल के साथ में खनिज लवण का, वाटर और मिनरल साल्ट्स को दोनों को वाटर और मिनरल साल्ट्स दोनों को ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। तो इस तरीके से आपको जाइलम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम जो है यहाँ पर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रैकिड से मिलकर बनता है, बेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होता है। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है जाइलम। तो जाइलम ट्रैकिड से, वेसल्स से, जाइलम पैरेन्काइमा से या जाइलम फाइबर से। वैसे पूछे जाने की संभावना पीआरटी में कम है, 6 से 8 में ये सवाल पूछा जा सकता है। और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जाइलम जो है वो सामान्यतः मृत कोशिकाओं का बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 19, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम कोशिका या मृत कोशिका होती है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको दिए गए हैं विकल्प, और जो है 5 विकल्प दिए गए, इनमें 4 आपको यहाँ पर फ्लोएम कोशिका दिए गए हैं। और ये जो चारों फ्लोएम कोशिका है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मृत कोशिका है। 3 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 3 जो है लिविंग कोशिकाएं हैं। 3 यहाँ पर बात करें, सीब सेल्स, सीब ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो याद रखिएगा ये तीनों कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं, फ्लोएम कोशिका के अंतर्गत लिविंग सेल्स हैं। और जो फ्लोएम फाइबर्स होता है, फ्लोएम रेशा होता है, तो अभी हमने देखा था कि नारियल का रेशा कैसा होता है, मृत कोशिका का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो उसी से आप रेशे से जोड़ सकते हैं कि जो फ्लोएम फाइबर होता है ये कैसा होता है, मृत कोशिका होता है, डेड सेल होता है। तो कौन सा फ्लोएम कोशिका मृत कोशिका का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम रेशा। राइट आंसर आपका 19 में डी है। बाकी कोशिकाएं आपकी जीवित कोशिकाएं होती हैं। पौधों में फ्लोएम किस पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। 5वां विकल्प आपको मालूम है, नन ऑफ दिस। खाद्य पदार्थ या भोजन के लिए, जल एवं खनिज लवण के लिए, अमीनो अम्ल के लिए। क्या आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न में। तो पौधों में जो फ्लोएम होता है वो मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है, खाद्य पदार्थ या भोजन के लिए। इसके अलावा पौधों में जो फ्लोएम होता है वो अमीनो अम्ल का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। जल और खनिज का तो जाइलम करता है। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही है। इस वजह से 20 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर है डी, 1 से अधिक। तो 20 प्रश्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए। खाद्य पदार्थ या भोजन का तो करता ही है, या आपने पढ़ रखा है। अमीनो अम्ल भी आपको पता होना चाहिए। तो पौधों में फ्लोएम जो है अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 20वें नंबर प्रश्न में डी हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। तो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा एनिमल टिश्यू है जो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करता है। संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है या एपिथीलियमी ऊतक है, एपिथीलियल टिश्यू है। तो 21 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला जो ऊतक होता है वो होता है एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियल टिश्यू। तो राइट आंसर आपका 21 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। एपिथीलियल टिश्यू को उपकला ऊतक भी कहते हैं, उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 21 में सी हो जाएगा। एपिथीलियम ऊतक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एपिथीलियम की अगर हम बात करें तो शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ये ढकते हैं, कवर करते हैं, लेयर एक बनाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जिससे शरीर का एक तंत्र दूसरे तंत्र से अलग हो सके। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है, त्वचा हो गया। जो आपकी त्वचा है, स्किन है, आपका जो मुंह होता है, माउथ होता है, या आहार नली होती है, रक्तवाहिनी होती है, रक्तवाहिनी नली का जो अस्तर होता है, फेफड़ों की जो कुपिका होती है, वृक्कीय नली होती है, किडनी ट्यूबुल्स होते हैं, ये सभी एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। त्वचा आपको याद रखना है, आपका मुंह याद रखना, आहार नली, ये 3 याद रखिएगा। इसके अलावा फेफड़ों की कुपिका और वृक्कीय नली, किडनी ट्यूबुल्स में भी ये सभी के सभी एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। आहार नली की बात करें तो आहार नली, ओसोफेगस और मुंह का जो अस्तर होता है और शरीर का जो रक्षात्मक कवच होता है यानी कि त्वचा होता है, ये सभी के सभी जो है एक प्रकार के एपिथीलियम से बने होते हैं, जिसका नाम है शल्की एपिथीलियम या स्क्वेमस एपिथीलियम। तो आहार नली, मुंह का अस्तर, शरीर का रक्षात्मक कवच यानी कि त्वचा, तो
आहार नली, मुंह का अस्तर और त्वचा, ये तीनों के तीनों स्क्वेमस टाइप के एपिथेलियम से बने होते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो वृक्कीय नली होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, और लार ग्रंथ की जो नली का अस्तर होता है, लाइनिंग होता है, उसको सहारा कौन प्रदान करता है? तो उसको घनाकार एपिथेलियम होता है या क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, जो वृक्कीय नली, किडनी ट्यूब्यूल्स और लार ग्रंथ के नली के अस्तर को सहारा प्रदान करता है। तो ये घनाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा? किडनी ट्यूब्यूल्स में और लार ग्रंथ की नली में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है? कमेंट कीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है? ऑप्शन ए है रक्त, ब्लड, ऑप्शन बी है अस्थि, बोन, ऑप्शन सी है उपास्थि, कार्टिलेज। तो बात करें यहाँ पर, तीनों के तीनों ही विकल्प जो है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक। तो ब्लड आपने पढ़ रखा है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक है। इसी प्रकार अस्थि, बोन, कार्टिलेज, ये सभी के सभी जो है आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण है, जो आपको ध्यान रखने हैं। राइट आंसर आपका सभी है, एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? टीआरई में पूछा गया सवाल है कि रक्त का जो तरल भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? आसान प्रश्न आप सभी के लिए, रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान आपको ध्यान रखना है 7.4 होता है। एनसीईआरटी 10th में आपने पढ़ रखा है कि रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और ये रक्त का तरल भाग है। और इसी रक्त प्लाज्मा में आरबीसी घुले होते हैं, डब्ल्यूबीसी घुले होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह सब इसी में घुले होते हैं। तो रक्त प्लाज्मा आपको ध्यान रखना है, रक्त का तरल अधात्री भाग होता है। 23 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसके अलावा डिटेल में हमने अलग अलग चीज़ों के लिए चर्चा पहले से भी कर रखी है। तो यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न में रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा आपका आंसर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7.4 है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा कि रक्त प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसके अलावा नमक और हार्मोन भी पाया जाता है। हेमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। रक्त का काम क्या होता है? तो शरीर के बचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करने का कार्य रक्त का, ब्लड का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जाता है, इस प्रकार के संयोजी ऊतक को हम क्या कहते हैं? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले, बोन को बोन से जोड़ने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। कंडरा, टेंडन्स, उपास्थि, कार्टिलेज या स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो दो अस्थियों को आपस में जिस संयोजी ऊतक से जोड़ा जाता है, या अस्थि अस्थि को जिस संयोजी ऊतक से जोड़ा जाता है उसे हम स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका लिगामेंट हो जाएगा। अन्य के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कंडरा टेंडन की बात करें तो कंडरा या टेंडन जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो अगर आपसे पूछेगा मसल को बोन से कौन जोड़ता है, अस्थियों से मांसपेशियों को कौन जोड़ता है, तो टेंडन या कंडरा आपका आंसर हो जाएगा। ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। संयोजी ऊतक मतलब जोड़ने वाला, सिंपल में समझ सकते हैं। उपास्थि की बात कर लेते हैं, कार्टिलेज। तो उपास्थि या कार्टिलेज ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसकी ठोस अधात्री मैट्रिक्स जो है प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। ध्यान दीजिएगा, उपास्थि का काम क्या होता है? अस्थियों के जोड़ों को, जॉइंट्स को चिकना बनाना। उपास्थि जो है नाक में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि जब कान की उपास्थि को आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो क्यों मोड़ सकते हैं? क्योंकि ये चिकनी बना देती है। तो उपास्थि के कारण जो है अस्थियों के जोड़ों को ये चिकनी बना देती है, इसीलिए कान की उपास्थि हम मोड़ सकते हैं। लेकिन हाथ की उपास्थि को क्या आप मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। कान की उपास्थि को आप आराम से मोड़ सकते हैं। तो उपास्थि भी आपको क्लियर हो गया। कार्टिलेज ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना देती है। इसी वजह से ये कान की उपस्थि उदाहरण है इसका, मुड़ जाता है। नाक की जो है नाक में भी पाया जाता है, नाक भी आप जो है मोड़ ओढ़ के देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? वसामय ऊतक, एडिपोस टिश्यू, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, संवहनी ऊतक या वस्कुलर टिश्यू। तो कौन सा ऊतक होता है जिसका काम होता है वसा संचय करना, फैट स्टोर करना? तो फैट स्टोर करने का काम यहाँ पर किसका होता है?
तो फैट स्टोर करने का जो काम होता है उस ऊतक को हिंदी में बोलते हैं वसामय ऊतक या वसा ऊतक, और इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो राइट आंसर आपका 25 में ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर यहाँ पर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको देख लीजिए। वसामय ऊतक जो होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है, वो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, और इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं, यानी वसा इसमें भरा होता है। वसा संग्रहित करके रखता है। ये वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक इंसुलेटर का कार्य भी करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ऊष्मीय कुचालक इंसुलेटर का कार्य भी करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा वसामय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। वसामय ऊतक का सिंपल सा कार्य होता है वसा संग्रहित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक गति यानी कि मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है? तो किस ऊतक से हम गति या मूवमेंट करने में सक्षम हो पाते हैं? संयोजी ऊतक से, पेशीय ऊतक से, या उपकला ऊतक से? तो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है मूवमेंट से रिलेटेड इसका काम नहीं होता है। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू का कार्य होता है गति प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो राइट आंसर आपका 26 में बी हो जाएगा। और पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, याद रखिएगा, पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे जो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़े जो, तो सिकुड़ने वाला प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है पेशियों में, और जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति संभव हो पाती है। आप जो अपना हाथ वगैरह इधर उधर जो मूवमेंट कर पाते हैं पेशियों से, तो वो इसी प्रकार से संभव हो पाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मसल्स कार्यान्वित होती हैं? तो ऐच्छिक पेशियां जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं वो कार्यान्वित होती हैं। वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशियों से संदर्भ आप इतना समझिए कि आप जो है अपना दिमाग से या अपने ब्रेन से सिग्नल दे के आपका जो बॉडी है वो आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, या फिर हम चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ये सारी की सारी ऐच्छिक जो है गतिविधियां होती हैं जिनमें ऐच्छिक पेशियां इन्वॉल्व होती हैं, यानी हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर पाएंगे, इस पे हमारा बस होता है। तो ऐसी ऐच्छिक पेशियों को यहाँ पर हम बात करें तो किन किन केस में कार्यान्वित हो रही है? मेढक कूद रहा है, आमाशय में भोजन की गति है, हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो जो हार्ट बीट है, तो क्या आप अपने हिसाब से हार्ट बीट कर पाएंगे? जब आप चाहेंगे तब आप हार्ट बीट करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। हार्ट बीट आपका जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ये आपके बस में नहीं है, तो हार्ट बीट जो है आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आमाशय में जो भोजन की गति है, आपके पेट में भोजन की गति कैसी चल रही है, आप उसको कंट्रोल कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। मेढक जो कूदते हैं, चाहे 2 फीट कूदे चाहे 4 फीट कूदे, तो जो भी मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग कूदते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो ऐसे मेढक का कूदना भी यहाँ पर आपका वॉलंटरी मसल, ऐच्छिक पेशियों के द्वारा ये गतिविधि कार्यान्वित होती है। तो 27 नंबर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक पेशियों का उदाहरण है? तो ऐच्छिक पेशियों का यहाँ पर वॉलंटरी मसल का उदाहरण आपको बताना है। कार्डियक पेशी, कार्डियक मसल जो हृदय में पाई जाती है, तो हृदयक पेशी भी बोलते हैं इसको। तो कार्डियक पेशी या आँख पलकों की जो पेशियां होती हैं, पलकों में जो पेशियां पाई जाती वो, या फिर कंकाल पेशी। तो बताइएगा कि कौन सी ऐच्छिक पेशियों के यहाँ पर आपको उदाहरण दिख रहे हैं? तो कार्डियक पेशी, हृदय की जो पेशियां होती हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसी तो यहाँ पर आपका ये तो होगा नहीं। आँख पलकों की बात करें तो आप पलक जो है देख लीजिए, क्या आप रोके रह सकते हैं? अगर सामने से आपको कोई, मतलब आपने ये गेम भी खेला होगा सभी ने बचपन में, कि आपने अपनी पलकों को रोक लिया और बोला कि जो है हमको करके दिखाओ, कि आप मतलब चेंज करा के दिखाओ, तो आपने करके भी देखा होगा, कंट्रोल नहीं होता है। आप जितना भी चाहेंगे अचानक से कुछ होगा, आपके सामने कोई हाथ ऐसे चलाएगा तो आपकी जो पलकें हैं वो झपक जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आँख पलकों की जो पेशियाँ होती हैं ये भी ऐच्छिक पेशियों के उदाहरण नहीं होते हैं। कंकाल पेशियों की बात करें, स्केलेटल मसल्स की बात करें, तो जो कंकाल पेशियाँ होती हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये आपके वॉलंटरी मसल ऐच्छिक पेशियों के उदाहरण होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी है। ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐच्छिक पेशियों को, वॉलंटरी मसल्स को कंकाल पेशियां, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अधिकतर ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शारीरिक गतिविधि में सहायता करती हैं। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, कंकाल पेशियां, स्केलेटल मसल हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसी प्रकार हम शारीरिक गति कर पाते हैं, दौड़ भाग कूद कर पाते हैं, लिख पाते हैं, और इन्हें हम रेखित पेशी भी कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में अनैच्छिक पेशियां इनवॉलंटरी मसल्स कार्यान्वित होती हैं। तो यहाँ पर अब आपको अनैच्छिक पेशियों के बारे में बताना है कि किन गतिविधियों में जो है अनैच्छिक पेशियां जो है इनवॉलंटरी मसल्स कार्यान्वित होंगी। आमाशय में भोजन की गति, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट के केस में या हस्तलेखन के केस में। तो हस्तलेखन आप जब चाहिए जो चाहिए वो लिखिए। हम भी यहाँ पर पेन चला रहे हैं, आपकी क्लासेस ले रहे हैं तो लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हस्तलेखन आप हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो ये आपका कैसा रहेगा, ऐच्छिक गतिविधियों में आएगा, ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आएगा। आमाशय में भोजन की गति ये अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत होगी। हृदय स्पंदन आपका अनैच्छिक पेशियों के द्वारा, कार्डियक पेशियों के द्वारा संपन्न होगा। ए और बी यहाँ पर आपका सही है, तो राइट आंसर आपका 29 में डी है। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं, ए बी आपका सही है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, आरेखित पेशियां, अनस्ट्रेटेड मसल्स भी इनको कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आप अनैच्छिक पेशियों के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि आहार नली में जो भोजन का प्रवाह होता है या रक्त नली का प्रसार होता है या संकुचन होता है, ये सारी गतिविधियाँ जो है अनैच्छिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो ब्लड वेसल्स में जो फ्लो वगैरह हो रहा है उस पर हमारा तो कंट्रोल है नहीं। आहार नली में जो भोजन आ जा रहा है, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो ये अनैच्छिक गतियों के उदाहरण हैं। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कनाल और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। फिर अनैच्छिक पेशियां जो है कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अनैच्छिक पेशियां इनवॉलंटरी मसल्स आँख की पलक में, आइरिस में पाई जाती हैं, मूत्रवाहिनी यूरेटर में। जैसे टॉयलेट अगर किसी को लगा है तो बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं रख सकते हैं, वैसे तो रोक लेते हैं लेकिन अच्छी बात नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। तो ये भी आपका अनैच्छिक पेशियों द्वारा कार्यान्वित होती है। फेफड़ों की श्वसनी, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में भी जो है, जो फेफड़े की जो श्वसनी होती है वो अपने हिसाब से काम करेगी, आपके हिसाब से काम नहीं करेगी। तो ये सभी के सभी अनैच्छिक पेशियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ियों की श्वसनी में। ये उदाहरण आपको दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर हृदय की पेशियों को अलग से बताया गया है। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती हैं। अनैच्छिक पेशियों को हम, जो हृदय की पेशियां होती हैं, इन अनैच्छिक पेशी होती है और इन अनैच्छिक पेशियों को हम हृदयक या कार्डियक पेशियां कहते हैं। तो हृदय की पेशी कैसी पेशी है, अनैच्छिक पेशी है। चलिए अब इसके अलावा हृदय की पेशी के बारे में याद रखिएगा। हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, शाखाओं वाली होती है, ब्रांच होती है और एक केंद्रकीय होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। ये आपका एनसीईआरटी में जानकारी दिया गया है। 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी में इस लेवल पे आपको नहीं पूछा जाएगा। पीआरटी में बस आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, ये सभी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं, ये सभी के सभी नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। और जो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। ये आपको मालूम है वैसे भी, तो इसीलिए हमने इस पर कोई प्रश्न नहीं बनाया है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी, प्रश्न आज आपको अच्छे लगे होंगे और आपका यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत पीडीएफ में त्रुटि रह जाती है, कुछ हो जाता है तो हम आपको सही करके दे देते हैं। फिर भी अगर आपको किसी पीडीएफ में कुछ दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 9 बजे, जहां पर हम क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल के प्रश्नों को कराएंगे। आज का क्लास जो रहेगा वो 10th एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा। जो 7वां चैप्टर है आपका, आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।